तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। वीडियो को शुरू करें गाइज हम लोग सबसे पहले एक बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है जो कि साइको सेड को लेके, साइको सेड या फिर बोल लो सेड योडी या फिर बोल लो सेड विसेस, इनकी डेथ हो चुकी है 63 की एज में। इनके बेटे गुन्नर योडी ने इस चीज़ को फेसबुक पर अनाउंस करा, रिवील करा कि डेथ हो चुकी है इनके डैड की कैंसर के कारण। इन्होंने भाई कुछ दिनों पहले ही ट्वीट करा था कि ये हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना चाहते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आगे जाके अब ये कभी इंडक्ट भी होंगे तो ये प्रेजेंट नहीं होंगे उस चीज़ को देख के खुश होने के लिए। यानी कि अब इनकी डेथ हो चुकी है तो अब अगर इनको इंडक्ट भी किया जाएगा तो इनके भी हाफ पे कोई और आएगा भाई इनकी हॉल ऑफ फेम की रिंग पहनने एंड इनके लिए स्पीच देने। तो ये इनकी इच्छा भाई इच्छा ही रह गई। साथ में इन्होंने अंडरटेकर को भी फेस कर रखा अपने करियर के अंदर, तो ये इनफ एक्सप्लेन करने के लिए कि इनका करियर कितना लेजेंडरी रहा है एंड इनका नेम कितना मैसिव है। तो साइको सेड यानी कि सेड योडी की डेथ हो चुकी है 63 की एज में। इस साल शायद अगर वो पूरा जी लेते हैं तो 64 साल के हो जाते हैं, लेकिन कैंसर के कारण 63 की एज में दुनिया को छोड़ के जाना पड़ा है साइको सेड, सेड योडी और बोल लो सेड वेसस को। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि स्मैकडाउन की व्यूअरशिप को लेके। स्मैकडाउन की व्यूअरशिप निकल के सामने आ चुकी है भाई एंड ये जो स्मैकडाउन का एपिसोड था, इस स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस प्रेजेंट नहीं थे। यहाँ पे ग्रेसन वॉलर अफेक्ट था विद कोडी रोड्स, साथ में यहाँ पे हमें ब्लड लाइन देखने को मिली। ऑब्वियसली वो तो हर हफ्ते में देखने को मिलते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें थी। अब देख लेते हैं भाई यहाँ पे क्या हुआ व्यूअरशिप का। तो व्यूअरशिप निकल के सामने आई है, व्यूअरशिप कम निकल के सामने आई है। इस हफ्ते की व्यूअरशिप है 2.050 मिलियंस। अगर इसको पिछले हफ्ते से कंपेयर करेंगे तो पिछले वीक की व्यूअरशिप थी 2.252 मिलियंस, जो कि ऑलरेडी उसके पिछले हफ्ते से कम थी। लेकिन अगर इस हफ्ते आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा कम है 2.050। ये ऑलमोस्ट अगर थोड़ा सा शायद और नीचे जाते भाई तो मे बी मंडे नाइट रॉ से कम्पीट करने लगते हैं। तो आखिर ऐसा क्या रीज़न है भाई। अभी गो होम शो बाकी है बाय द वे स्मैकडाउन का बैसिन बर्लिन के लिए, तो शायद उसकी व्यूअरशिप ऊपर जाएगी, लेकिन यहाँ पे व्यूअरशिप नीचे है। यहाँ पे टैग टाइटल मैच अनाउंस था ब्लड लाइन का, इसके बावजूद व्यूअरशिप नीचे है। कोडी रोड्स यहाँ पे एडवर्टाइज थे लेकिन उसके बावजूद व्यूअरशिप नीचे है। क्या लगता है आपको मेन रीज़न क्या है? क्या रोमन रेंस का ना आना रीज़न है? कमेंट करके आप बता सकते हो। फिलहाल ये है कुछ स्मैकडाउन की व्यूअरशिप। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ब्रायन डैनियल्सन को लेके। तो भाई ब्रायन डैनियल्सन यानी कि डैनियल ब्रायन ऑल इन के अंदर बन चुके हैं AEW के वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व स्ट्रिकलैंड को हरा के। अब ऐसे में भाई चैंपियन बन गए, काफी उन्होंने सेलिब्रेट करा। आपने कहीं ना कहीं फोटोज तो देख ही ली होगी, अगर आपने इवेंट नहीं देखा, वीडियो नहीं देखी तो इतना तो आप जान लोगे कि कुछ तो हुआ ब्रायन डैनियल्सन के साथ काफी स्पेशल AEW ऑल इन में। अब चैंपियन बन चुके हैं वो, काफी स्पेशल मेमोरी इन्होंने क्रिएट करी प्रेस इवेंट के अंदर, कहते हैं मतलब पोस्ट शो वाले इवेंट में, कि ये इनके करियर का बेस्ट मोमेंट था। रेसलमेनिया 30 को भी नहीं मेंशन करते हैं क्योंकि इनको लगता है कि ये इनका बेस्ट मोमेंट था। वो शायद इसलिए हो सकता है बिकॉज इस बार इनके साथ इनकी फैमिली भी थी, इनके बच्चे भी थे, तो मे बी शायद इसलिए इनका ये ज़्यादा स्पेशल मोमेंट है। अब इनसे पूछा गया रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर कि क्या कोई चांस है कि ये WWE के अंदर वापस आएंगे, क्या डैनियल ब्रायन WWE के अंदर वापस आ सकते हैं? तो इसका आंसर क्या करते हैं? ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ AEW में जो भी कुछ चल रहा है एंड अब WWE के अंदर जाना कोई सेंस बनाता नहीं है मेरे लिए। हॉल ऑफ फेम के बारे में क्वेश्चन करा गया कि क्या आप हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना चाहते हो, तो उस पर भी इनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं आया। हॉल ऑफ फेम में भी इंडक्ट होने के लिए इंटरेस्टेड नहीं दिख रहे हैं ब्रायन डैनियल्सन। कहते हैं कि अनटिल एंड अनलेस WWE कुछ ऐसा कर दे जिससे कि हाँ मुझे लगे कि रेसलिंग वर्ल्ड का बहुत बेनिफिट हो जाएगा, तभी मैं जाऊंगा शायद WWE के अंदर, वरना तो नहीं जाने वाला। तो इनका कहना है कि जिस कंपनी ने इनके करियर को इतना बूस्ट दिया, जिस कंपनी ने इनको इतने स्पेशल मोमेंट्स दिए, जिस कंपनी ने इनको इतना बड़ा बनाया, मैं गलत नहीं हूँ तो अगर उस कंपनी में वापस कभी जाना नहीं चाहते हैं, ना कम्पीट करने, ना मैनेजमेंट रोल में और ना ही हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होने। हॉल ऑफ फेम से तो भाई किसी को दिक्कत नहीं होती, इतना तो मुझे मालूम है, लेकिन पता नहीं ब्रायन डैनियल्सन को क्या दिक्कत है। एंड हम सबको मालूम है कि अगर वो रेसलमेनिया 30 नहीं हुआ रहता तो शायद डैनियल ब्रायन आज जहाँ पे वहाँ पे तो नहीं होते हैं। अब इतना मुझे लगता है, बाकी तो क्या पता किसको। अभी के अकॉर्डिंग ब्रायन डैनियल्सन डिनाई करते हैं, कहते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं WWE के अंदर नहीं आना चाहूँगा, ना ही हॉल ऑफ फेम में इंडक्ट होना चाहूँगा। अगर कुछ ऐसा हो जाए जिससे रेसलिंग वर्ल्ड को बहुत प्रॉफिट हो रहा है तो देन आई कैन कंसिडर, मतलब उस कंडीशन में जब WWE कुछ बहुत भला कर दे समाज का, तभी शायद ये आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट को लेके। तो आज भाई टूर्नामेंट के 2 मैचेस में 2 ट्रिपल थ्रेट मैचेस जिसमें क्वालिफाई कर चुके हैं आगे के लिए, आगे राउंड्स के लिए जे उसो एंड पीट डन। अब यहाँ आगे कंपीट करेंगे एक फेटल 4-वे मैच के अंदर, बिकॉज 2 और कंटेंडरशिप के ट्रिपल थ्रेट मैचेस अनाउंस कर दिए गए एंड ये 2 मैचेस कौन से हैं ये अगले हफ्ते होंगे बाय द वे। यहाँ पे एक मैच है सेमस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड वर्सेस लुडविग काइजर का एंड दूसरा मैच है इलिया ड्रैगनो वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। तो मुझे लगता है एक में तो ब्रॉन्सन रीड जीतेंगे, जिस तरीके से वो जा रहे हैं उस तरीके से तो मुझे लगता है वो जीतेंगे। आज आपने देखा भी होगा ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर किस तरीके से कूद गए लोग, तो भाई मीम बना रहे हैं कि ब्रॉन स्ट्रोमन गया। एंड एक जो मैच अपना इलिया ड्रैगन ली एंड डोमिनिक का,
यहाँ पे मुझे लगता है शायद ड्रैगन ली को जीतना चाहिए, नहीं तो इलिया ड्रैगनो भी जीत सकता है, बिकॉज डोमिनिक सही फ्यूड के अंदर है, सही स्टोरी के अंदर है, तो नीड नहीं है यहाँ पे डोमिनिक को जिताने की। तो या तो ड्रैगन ली जीतेंगे, नहीं तो इलिया ड्रैगनो। एंड जब इन दोनों ट्रिपल थ्रेट मैचेस के विनर्स निकल के सामने आ जाएंगे तो भाई अपने पास जे उसो एंड पीट डन पहले से ही होंगे, तो इन चारों के बीच में फेटल 4 वे मैच होगा। एंड जो भी इस फेटल 4 वे मैच में जीतेगा, जो कि फाइनल राउंड होगा, वो आगे जाके फेस करेगा ब्रॉन ब्रेकर को। एंड मोस्ट लाइकली उनका वो वाला मैच आपको देखने को मिलेगा बैड ब्लड के अंदर, मोस्ट लाइकली, कंफर्म नहीं है। तो अभी के हिसाब से ये कुछ है भाई, मुझे लगता है कि शायद जे उसो ही जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसके बाद अगर जे उसो जाके हार जाते हैं तो देन पता नहीं रिकिसी फिर कैसे क्या रिएक्ट करने वाले हैं। रिकिसी का आप सुन ही रहे होगे भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो फिलहाल के हिसाब से जे उसो एंड पीट डन आगे राउंड के लिए, फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। फाइनल राउंड में वो 2 और सुपरस्टार्स को फेस करेंगे फेटल 4 वे एक्शन में। जो भी जीतेगा वो फेस करेगा ब्रॉन ब्रेकर को इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, मोस्ट लाइकली एट बैड ब्लड। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि वाइपर रैंडी ऑर्टन को लेके। वेट करो भाई, बस विलन रैंडी ऑर्टन वापस आने वाले हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूँ ऑलमोस्ट आ चुके हैं। आज इनका जो सेगमेंट हुआ मंडे नाइट रॉ में, प्रोमो सेगमेंट, इस सेगमेंट में बहुत सारे टीजर्स थे। रैंडी ऑर्टन ने कुछ ईस्टर एग्स ड्रॉप करें, धीरे धीरे मुझे और पता लगेगा तो मैं आपको और बताऊंगा। लेगेसी को मेंशन ये बार बार कर रहे हैं, पिछले हफ्ते भी इन्होंने करा था। इसके पीछे का एक ही रीज़न है, वो है कोडी रोड। समझने वाले समझ गए होंगे, लेगेसी टीम कौन भूल सकता है, फैक्शन कौन भूल सकता है। साथ में रैंडी ऑर्टन इस चीज़ को भी मेंशन करते हैं कि मेरे थीम सॉन्ग को गाने में तुमको 15 साल लग गए, यानी कहते हैं कि इतना लंबा टाइम मैंने दिया तब जाके तुम मेरे थीम सॉन्ग को अब सिंग कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं रैंडी ऑर्टन टीज कर रहे हैं कि हाँ भाई उनका वो विसल्स कैरेक्टर बाहर आने वाला है फिर से, मतलब वो अब उस चीज़ को कंट्रोल नहीं करने वाले हैं। वो लेजेंड किलर, वो वाइपर अब धीरे धीरे निकल के सामने आ रहा है। हमें पता है बैसिन बर्लिन में ऑर्टन हारेंगे, उसके बाद स्मैकडाउन में चले जाएंगे, एंड देन उसके बाद आपको विलन रैंडी ऑर्टन वापस से आते हुए देखने को मिलेंगे। एंड देन फिर कोडी का क्या होगा वो तो कोडी समझेंगे, बिकॉज रैंडी ऑर्टन पीछे लगने वाले हैं कोडी के। पहले मुझे स्टिल लगता है कि ट्रिपल थ्रेट एक्शन से ये लोग आगे बढ़ेंगे, यानी केविन, ऑर्टन एंड कोडी के साथ में। उसके बाद केविन ओवन साइड हो जाएंगे, एंड देन ऑर्टन एंड कोडी के साथ में हम लोग आगे बढ़ेंगे। एंड ये पैटर्न देख के तो स्टिल यही लग रहा है कि शायद अभी बीच में केविन ओवंस के साथ में मान लो फ्यूड चलेगी, आप नवंबर तक रख लो या फिर अक्टूबर ही रख लो, नवंबर शायद लंबा बोल रहा हूँ मैं। देन उसके बाद रैंडी ऑर्टन नवंबर दिसंबर जनवरी तक मान लो चलेंगे। उसके बाद शायद रॉक हमें वहाँ से कैरी करते हुए दिखेंगे फेब, मार्च एंड अप्रैल रेसलमेनिया तक। देख के तो यही लग रहा है। फिलहाल ऑर्टन को लेकर अपडेट है कि वर्सेस रैंडी ऑर्टन, विलन रैंडी ऑर्टन बिल्कुल वर्स पे हैं, बिल्कुल आने के करीब हैं। एंड आपको जैसे ही बैसिन बर्लिन खत्म होगा शायद उसके बाद आपको देखने को मिल भी जाए ऑर्टन हील कैरेक्टर के साथ में, तुरंत नहीं तो भाई मे बी 1 से 2 हफ्ते के बाद ही देखने को मिल जाए। नहीं तो आपको इतना तो इनफ हिंट मिल जाएगा कि आप देख के समझ जाओ कि हाँ भाई चलो अब समय आ चुका है। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको वहाँ पे भी अगर मैं कुछ पोस्ट करूँ रेसलिंग से रिलेटेड तो आप जानते रहो, आपको मिलते रहे वहाँ पे भी मेरे ओपिनियंस। एंड व्हाट्सएप चैनल को भी आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं लेट नाइट कुछ पोस्ट करते रहता हूँ अगर कुछ स्पेशल रेसलिंग न्यूज़ आ गई तो। बाकी सब करने के बाद भाई मैं आपसे इतना बोलना चाहूँगा, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, सी यू।